Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work। आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज केमिस्ट्री का टॉपिक है, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पार्ट 1 करेंगे, दैट इज 1 to 5 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होगा उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैंने क्या करा हुआ, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, ठीक है। उसको मैंने क्या करा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में यूज़ किया हुआ है। उससे एसोसिएटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है आप क्या करोगे, उसे याद करोगे, उसे समझोगे और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पर से कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज। यहाँ पर आपको क्या बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब हो गया आपका, इधर क्या है कि आपको डिक्रीज यानी मिनिमम किधर हो जाएगा। जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जनरली डिक्रीज करना चाहिए। क्यों डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। एंड जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो है क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये क्या होता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, ये आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को आप क्या बोल देते हो, आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हो, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करना चाहिए इन जनरल ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इसमें डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्या आते हैं, यहाँ पर मिक्स्ड फैक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये 13 ग्रुप एलिमेंट्स है, 13 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या आ जाएंगे, बोरोन आ जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा और टेलुरियम आ जाएगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज करना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, मिक्स्ड फैक्टर इफेक्ट में आते हैं। मिक्स्ड फैक्टर क्या हो गया, एक तो साइज का, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, साइज का फैक्टर आ जाता है। दूसरा क्या आता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ, ठीक है। यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो क्या हो जाता है, यहाँ पर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेंड होता है उससे अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा किसका हो जाएगा, बोरोन का होता है, ठीक है। बोरोन के बाद किसका हो जाएगा, टेलुरियम का हो जाएगा, याद रखना इस बात को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरोन के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा, टेलुरियम आपका सेकंड हो जाएगा, टेलुरियम क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। थर्ड में क्या आ जाएगा आपका, गैलियम आ जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा एनोमलस है, ठीक है, ये प्रॉपर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, यानी 4th नंबर में एल्युमिनियम आ जाएगा। 5th नंबर में क्या हो जाएगा, इंडियम आ जाएगा। यानी जो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगा, जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम जिसके लिए होगा वो किसके लिए होगा, इंडियम के लिए होगा, और मैक्सिमम किसके लिए हो जाएगा, बोरोन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आई थिंक बी इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा, BTG आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। BTG हो गया बोरोन, टेलुरियम, गैलियम हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल दो, यहाँ पर एल्युमिनियम और इंडियम हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। आप इसको क्या रखो, श्योर रखो इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। अदरवाइज बोरोन से और कुछ है नहीं वैसा, उसके जो ट्रेंड है उससे और कुछ आएंगे नहीं। वहाँ पर ये क्या आ जाता है, एक आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक क्या आ जाता है, साइज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बोरोन का हो जाएगा, देन टेलुरियम का हो जाएगा, गैलियम का होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का हो जाएगा, और मिनिमम जो होगा वो किसके लिए हो जाएगा, इंडियम के लिए हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना, ये ट्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, जेई और नीट दोनों में आ चुके हैं, ये काफ़ी बार आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वीकेस्ट लुईस एसिड, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे वीकेस्ट लुईस एसिड कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लुईस एसिड क्या होता है। लुईस एसिड होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, ठीक है, कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट
ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। अब आपको यहाँ पर समझना होगा किसका कॉन्सेप्ट आता है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर आप कैसे डिफाइन करते हो कि एसिड कौन सा यहाँ पर वीकेस्ट हो जाएगा, वीकेस्ट लुईस एसिड हो जाएगा। यहाँ पर सारे क्या लुईस एसिड ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो आपका बोरोन है, बोरोन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करेगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लेकिन बात यहाँ पर आता है कि वीकेस्ट कौन है, तो ये डिसाइडिंग यहाँ पर कौन सा करता है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट आएगा, बैक बॉन्डिंग का। ठीक है, अब देखो बैक बॉन्डिंग होता क्या है, और यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर पाइप बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो पाइप बैक बॉन्डिंग एक्चुअली होता क्या है, इज अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन एटम इनटू द, वो क्या होता है, वहाँ पर मूवमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है। मान लो कि यहाँ पर जैसे कि आपका बोरोन है, ठीक है, आपका फर्स्ट आंसर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर बोरोन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर एक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं रहते हैं, लोन पेयर ऐसे इसके पास होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पी ऑर्बिटल, जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में, वो क्या करेगा, इसके बोरोन के पी ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है, बैक बॉन्डिंग बोल दो या बैक डोनेशन भी कह दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, जैसे फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर एक्सेस में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, बोरोन को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग है, ये क्या करता है, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग, यहाँ क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है बॉन्ड लेंथ को, डिक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ एंड दस इंक्रीजेज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो बैक बॉन्डिंग का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बैक बॉन्डिंग जो है वो क्या करेगा, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। यानी बैक बॉन्डिंग जो होता है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीकर एसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो होता है, किस कॉन्सेप्ट में आता है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या है, रिलेशन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पर आपको अब ये पता होना चाहिए कि देखो, अब यहाँ पर देखो BF3 में पी पाई बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, ये कैसा बॉन्डिंग है, पी पाई बैक बॉन्डिंग है। BCl3 में क्या हो जाता है, ये पी पाई डी पाई हो जाता है। ठीक है, जब ये डी पाई हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यहाँ पर क्या होता है इस केस में, ठीक है, इस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बैक बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाती है। इसके लिए क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करते जाएगी। तो याद रखना इस बात को, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, क्योंकि ओवरलैपिंग डिक्रीज क्यों कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या हो जाता है, पी पाई और पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है। तो उसका इरेगुलर शेप की वजह से वहाँ पर क्या होती है, जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज फ्रॉम BF3 टू BI3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है,
तो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। और आपको पता है कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग होती है। अगर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है फ्रॉम BF3 टू BI3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम BF3 टू BI3। यानी यहां पर क्या हो गया, सबसे जो लिस्ट होगा वीकेस्ट लुईस एसिड क्या हो जाएगा, BF3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BF3 इज द वीकेस्ट लुईस एसिड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में आप ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या होगा वहाँ पर देख लेना। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहाँ पर क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन जो उसके लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आता है, वहाँ पर भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही समझो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक। जो सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीकेस्ट लुईस एसिड कौन सा हो जाएगा, BF3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, दैट इज p-pi बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है, p-pi बैक बॉन्डिंग है यहाँ पर, या बैक डोनेशन भी कहते हैं बैक बॉन्डिंग को। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये देखो, ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, आपको एक बार बोरेक्स का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, सारा बोरेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, बोरेक्स से रिलेटेड है सारा क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बोरेक्स का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। देखो, जनरल फॉर्मूला बोरेक्स के लिए क्या हो जाता है, बोरेक्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, Na2B4O7.10H2O। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात कर रहे हो तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाता है, Na2 जो बाहर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में क्या आ जाता है, B4O5OH, यानी 4OH हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8H2O। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर चला गया, इसको इधर लाने की कोशिश करते हैं अपन। छोड़ो, यहाँ समझना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, सोडियम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये जो है ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी पे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं स्ट्रक्चर बना के, फिर वहाँ से और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4B है, यानी ये ब्रिज के साथ हो जाएगा। ये आपका B आ गया, इधर POP आ गया, इधर आपका O आ जाएगा, इधर आपका B आ गया, और यहाँ पर ये O आ जाएगा, यहाँ पर B आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ये। और देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ये ज्वाइन होता है इससे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, इधर आपका OH, इधर भी OH जॉइंट है, इधर भी OH जॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, B4O5 हो गया आपका। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर क्या करना, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। और जो सोडियम, 2 सोडियम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेनिंग B4O5OH2 नेगेटिव OH4 2 नेगेटिव यूनिट्स। तो ये तो क्लियर है, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, ये ट्रू है। ठीक है, ये आपका जो है, ये जो सेंटेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेनिंग B4O5OH4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर से स्ट्रक्चर से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, बोरेक्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अगर बोरेक्स का अगर आप रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ, तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 प्लस H2O कराते हो। ठीक है, जहाँ पर क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। ये क्या फॉर्म करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NOH प्लस बोरिक एसिड H3BO3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका बोरेक्स किससे बना हुआ, बोरेक्स बना हुआ एक स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ बोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, बोरिक एसिड वीक एसिड है। क्लियर है, तो यहाँ पर से ये जो इसका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, ये एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। जो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी नंबर, कोबाल्ट गिव्स ग्रीन कलर इन द बोरेक्स बीट टेस्ट।
यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कोबाल्ट जो है वो क्या देगा, ग्रीन कलर देता है बोरॉक्स बीट टेस्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, कोबाल्ट जो होता है वो क्या देता है, आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, कोबाल्ट और कॉपर, ठीक है, कोबाल्ट प्लस कॉपर, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये जो है ये दोनों क्या देते हैं, ठीक है, ये आपके कोबाल्ट, एक मिनट, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों जो है ये दोनों क्या देंगे, ये ब्लू कलर का बीट टेस्ट देते हैं। कैसा देते हैं, ब्लू कलर का बीट होता है। इनके जो बीट टेस्ट होते हैं, ठीक है, बोरॉक्स बीट टेस्ट में ये क्या होता है, ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू कलर। और एक आपका जो टाइटेनियम होता है, ठीक है, TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये कैसा कलर देगा, ये आपका येलो कलर देता है। NCERT में ये तीनों मेंशन्ड है, तो आपको ये तीनों याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत था, ये भी गलत है, ठीक है, ऑल आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। बोरेक्स इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेनिंग B4O5OH4 2 नेगेटिव यूनिट्स, ठीक है, ये यूनिट्स होते हैं इसमें। क्लियर है। एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर नहीं होता, बेसिक इन नेचर होगा। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का कॉन्सेप्ट है, ग्रीन तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लू हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड कैसा देगा, ब्लू कलर का बीट टेस्ट देगा, बीट टेस्ट, ठीक है, बोरेक्स बीट टेस्ट क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में होगा। और जो टाइटेनियम ऑक्साइड होंगे वो कैसे देंगे, येलो कलर में देंगे। NCERT में इन दोनों का मेंशन किया हुआ था, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या करा ना, आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो भी इसमें आपके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, मैंने क्या करा, उसी से क्वेश्चन को यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना कि सारे क्वेश्चन जितने भी उसमें मल्टीपल चॉइसेस टाइप के दिए हुए हैं, वहाँ पर से आपको क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे कि यहाँ पर डाइबोरन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन B2H6, ठीक है, डाइबोरन है, इट इज़ देयर इज़ अ डायरेक्ट BB बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, अब स्ट्रक्चर इसका जानना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए क्या करेंगे, अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आपका एक बोरोन हो गया, ठीक है, एक ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इधर क्या हो जाता है, बोरोन हो जाता है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन इससे एसोसिएटेड होता है, इसमें एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। ये क्लियर है। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना पड़ेगा, इसका कुछ डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। जो ये एंगल होता है, ये क्या होता है, 120 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल। और ये जो होता है BH का बॉन्ड होता है, ये कितने डिग्री का हो जाता है, 97 डिग्री का होता है। तो इधर वाला भी 97 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ भी बॉन्ड लेंथ सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी हो जाती है, 119 पिकोमीटर, ठीक है। और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये आपका कितना हो जाता है, ये 134 पिकोमीटर हो जाता है, ठीक है। सेम केस यहाँ भी आएगा, 134 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 134 पिकोमीटर हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा, 134 पिकोमीटर हो जाएगा, और इधर वाले क्या हो जाएगा, 119 पिकोमीटर। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। देखो डायबोरॉन के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास क्या होता है, इट इज़, ठीक है, इट इज़ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे आप बनाना बॉन्ड भी कहते हो, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड भी कह देते हैं, या ब्रिज बॉन्डिंग कह देते हैं, ठीक है। बनाना बॉन्डिंग भी कह देते हैं इसे। ये क्या हो जाता है, बनाना बॉन्डिंग, और इसे आप क्या बोल देते हो, ब्रिज बॉन्डिंग भी कह सकते हो, ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक्चुअली ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, देखो ये क्या होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं 3C 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर डेफिशिएंसी शो कर रहा है, क्यों डेफिशिएंट है, देखो वेयर 3 एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 3 एटम है, और क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसी को आप क्या बोल देते हो,
3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर बॉन्ड बोल देते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, आपने इसको कह दिया। इसी को आप बनाना बॉन्ड कह देते हो, इसी को आप ब्रिज बॉन्डिंग भी कह देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देयर इज डायरेक्ट बी बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो बी और बी के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड कहीं अवेलेबल नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू C2H6, यानी ये क्या हो गया, देखो C2H6 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो गया। इस टाइप का स्ट्रक्चर तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर C और C के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, P और B के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। द बोरॉन एटम्स आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन ब्रिजेस, अब देखो ये बोरॉन एटम है, ये हाइड्रोजन से लिंक्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इज एक्टिंग लाइक ए ब्रिज, ठीक है, फॉर बोथ द बोरॉन एटम्स। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन, ये देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि सारे एटम्स, कितने एटम्स है, आई थिंक 8 एटम्स है, ठीक है। 8 एटम्स जो है वो सारे एक प्लेन में नहीं है, ओनली 6 एटम्स आर इन वन प्लेन एंड 2 एटम्स आर इन अनदर प्लेन, यानी आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, 6 एटम्स आर इन वन प्लेन। 6 एटम में कौन कौन सा आ जाता है, तो दोनों बोरॉन आ जाते हैं, ये जो बीच के आपके जो हाइड्रोजन जो बनाने बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये आता है, एक हाइड्रोजन ये आता है, ठीक है। इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम, मान लो कि एक ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम क्या हो जाता है, ये डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं, बाकी जितने भी हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम सिमिलर प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, यानी आपका डॉय बोरॉन का यहाँ से क्या हो गया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जितना भी होता है इससे रिलेटेड वो सारा क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया उसका, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं इसमें। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अगर आप इसको समझ जाओगे, इसको अगर अच्छे से समझ रहे हो अगर आप, तो आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे और क्या होगा आपका ईजिली जो है ये पी ब्लॉक कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 11th का पी ब्लॉक है, यहाँ पर बोरॉन और कार्बन फैमिली को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, चूज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बोरिक एसिड H3BO3, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बोरिक एसिड को लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का बोरिक एसिड क्या हो जाता है, देखो ये आपने बोरोन ले लिया, ठीक है, ये क्या हो गया OH हो गया, इधर भी क्या हो जाता है OH हो जाता है, और इधर क्या हो जाएगा, ये भी OH हो गया। तो अगर ये दिखने में लगे तो ये क्या होता है, इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर से 3 ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर से 3 H+ ये क्या करे, डोनेट कर सकता है, स्ट्रक्चर से देखने से जो लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, इन एक्चुअल क्या हो जाता है, ये डोनेट करता नहीं है, इट डज नॉट डोनेट, इट डज नॉट लूज, इट डज नॉट लूज 3H+। 3H+ में कौन सा हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इट डज नॉट लूज 3H+ बट एक्सेप्ट्स वन लोन पेयर, ठीक है। वन लोन पेयर किससे एक्सेप्ट कर लेता है, जो हाइड्रोजन जो आपके वाटर होते हैं H2O से, ठीक है। ये क्या करता है, जब आप इसे, इट डज नॉट लूज 3H+ बट एक्सेप्ट्स वन लोन पेयर फ्रॉम H2O, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम H2O हो जाएगा। वाटर से ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेता है एक लोन पेयर, और ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, लुइस एसिड बन जाता है। ये वीक लुइस एसिड होता है, मोनोबेसिक हो गया, ये क्या हो गया, ये मोनोबेसिक एंड लुइस वीक लुइस एसिड हो जाता है, ठीक है। और इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। ये भी पॉइंट एक है, यहाँ पर एन फैक्टर जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एंड वीक लुइस एसिड बोलते हैं। क्लियर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मोनोबेसिक एंड वीक लुइस एसिड हो जाएगा। फर्स्ट इज द, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हमने क्या करा, पी ब्लॉक जो 11th का पी ब्लॉक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके क्या होते हैं, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली पढ़े जाते हैं, ठीक है। उसका मैंने क्या करा, फर्स्ट पार्ट क्लियर करा। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कार्बन फैमिली के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्या था, ये बोरॉन फैमिली का आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पर डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो मेरे से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे,
अपना मोटिवेशन बढ़ेगा। जब मोटिवेटेड होंगे तो अपन और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे आपके लिए। तो आप क्या करो, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट इन द फॉर्म क्या होता है आपको पता ही है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।